अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर। आज मैं आपसे इंसानी जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर बात करना चाहती हूँ जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे मसल्स। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। बहुत उम्दा टॉपिक चुना है। मसल्स, जिन्हें हम सिर्फ ताकत या हरकत का जरिया समझते हैं, वो खुद में अल्लाह की कुदरत का एक अजीबो गरीब शाहकार हैं। हाँ, लेकिन प्रोफेसर, बाहर से तो ये सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा लगते हैं जो हड्डियों को हरकत देता है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमें अल्लाह की निशानियाँ दिखा सके? फातिमा, यही तो असल गफलत है। हम सिर्फ सतह देखते हैं। जरा गौर करो, हमारे जिस्म में करीब 600 से ज्यादा अलग अलग मसल्स हैं। हर मसल में हजारों से लाखों तक मसल फाइबर्स होते हैं। 600 से ज्यादा? इतनी बड़ी तादाद तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और हर फाइबर अपने अंदर हजारों की तादाद में मायोफाइब्रल्स रखता है। और ये मायोफाइब्रल्स ये बने होते हैं लाखों की तादाद में छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें सार्कोमियर्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां असल जादू होता है। सार्कोमेर्स? मतलब हम जिस हरकत को इतना मामूली समझते हैं वो माइक्रो लेवल पर कितनी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। एक एवरेज मसल सेल का डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है, और उसके अंदर मौजूद एक सार्कोमीटर की लंबाई सिर्फ 2 से 2.5 माइक्रोमीटर्स होती है। ये नैनोस्कोपिक दुनिया है जहां अल्लाह की कुदरत अपना कमाल दिखाती है। सुभान अल्लाह, एक छोटे से यूनिट में इतनी गहराई। तो क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है या इसमें फंक्शन भी उतना ही हैरत अंगेज है? फंक्शन तो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। हर सेकंड आपके मसल्स में ट्रिलियंस ऑफ मोलेकुलर इवेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ आपको सांस लेने, पलक झपकाने या ये बात करने के लिए। ट्रिलियंस? ये तो किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा प्रोसेसिंग है। सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं, बल्कि एनर्जी कन्वर्जन, मैकेनिकल फोर्स जनरेशन और सेल्फ रिपेयर। आपकी एक मुस्कुराहट में भी करीब 17 मसल्स सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। क्या आपको ये मामूली लगता है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। जब हम इतनी छोटी सतह पर देखते हैं तो हर हरकत एक मौजिज़ा लगती है, जैसे कोई नैनोबॉट आर्मी काम कर रही हो। और यही शुरुआत है इल्म से ईमान तक के सफर की। क्या आप जानती हैं कि एक मसल अपनी लंबाई का 70% तक स्ट्रेच हो सकता है और फिर अपनी असल शक्ल में वापस आ सकता है, बिना टूट फूट के। ये तो इनक्रेडिबल है। हमारी इंजीनियर्ड मटेरियल्स भी इतनी इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी नहीं रखते। यही तो अल्लाह की कमाल सनत है। हर चीज में एक बेहतरीन मकसद और बेहतरीन डिजाइन। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और इंसान ने क्या देखा कि हमने उसे किस चीज से पैदा किया। सूरा अत-तारिक 86:5। ये आयत हमें अपनी जात में गौर करने की दावत देती है। तो प्रोफेसर, अगर ये सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं तो फिर ये असल में है क्या? ये एक बेहतरीन इंजीनियर्ड मॉलिक्यूलर मशीन है फातिमा। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानी टेक्नोलॉजी से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। मैं तैयार हूँ प्रोफेसर। मुझे इस नैनोस्कोपिक दुनिया की और बातें जाननी है। बिस्मिल्लाह। तो शुरू करते हैं इस सफ़र को। सुभान अल्लाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये तो सिर्फ इब्तिदा है फातिमा। अभी तो हमने सतह को छुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है जो इतनी ताकत और हरकत पैदा करता है? अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया, मसल्स के अंदर सार्कोमियर्स होते हैं। ये असल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं। हर सार्कोमियर में दो किस्म के फिलामेंट्स होते हैं, पतले एक्टिन फिलामेंट्स और मोटे मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन और मायोसिन, ये प्रोटीन्स हैं, सही कहा है? बिल्कुल सही। और इन्हीं दो प्रोटीन्स का इंटरैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन की बुनियाद है। जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं या चलते हैं, तो आपके सेल्स के अंदर हजारों लाखों मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स पर चलते हैं, जैसे कोई नैनोस्कोपिक रोबोट। मायोसिन हेड्स चलते हैं? मतलब ये कोई स्लाइडिंग मैकेनिज्म है? एग्जैक्टली। इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, जिस पर एंड्रू हक्सली और दूसरे साइंटिस्ट्स ने 1950 में रिसर्च की थी। ये थ्योरी आज भी मसल फिजियोलॉजी की बुनियाद है। मायोसिन हेड्स एक्टिन पर पकड़ बनाते हैं,
खींचते हैं, छोड़ते हैं और फिर दोबारा पकड़ते हैं, और ये साइकिल बार बार दोहराते हैं। इस तरह सार्कोमियर छोटा होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? एनर्जी आती है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, जो सेल का एनर्जी करेंसी है। हर मायोसिन हेड के पास एक बाइंडिंग साइट होती है जहां एटीपी अटैच होता है। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है यानी पानी की मदद से टूटता है, तो एनर्जी रिलीज होती है जो मायोसिन हेड को कॉक करती है और उसे एक्टिन से अटैच होने के लिए तैयार करती है। और इस कंट्रोल में कैल्शियम आयंस का रोल बहुत अहम है। कैल्शियम आयंस? तो नर्व इम्पल्स आता है, कैल्शियम रिलीज होता है, फिर एटीपी यूज होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये तो एक परफेक्ट बायोकेमिकल सर्किट है। सिर्फ परफेक्ट नहीं फातिमा, बल्कि इनक्रेडिबली एफिशिएंट। एक एवरेज इंसान का जिस्म हर दिन अपनी बॉडी वेट के बराबर एटीपी प्रोड्यूस और कंज्यूम करता है, और इंटेंस एक्टिविटी के दौरान एटीपी कंजम्पशन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड तक पहुंच सकता है। ये तो किसी भी इंसानी मशीन से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी है। हमारी गाड़ियां या रोबोट्स इतने एफिशिएंटली एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ह्यूमन मेड रोबोट्स की एनर्जी एफिशिएंसी अक्सर 10-15% होती है, जबकि मसल्स की मैकेनिकल एफिशिएंसी 20-25% तक होती है। बाकी एनर्जी गर्मी में बदल जाती है, जो जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करती है। ये एक बिल्ट इन हीटिंग सिस्टम भी है। सेल्फ हीटिंग सिस्टम भी? और ड्यूरेबिलिटी का क्या? हमारे रोबोट्स कुछ सालों में घिस जाते हैं, जबकि इंसानी मसल्स कई दहाइयों तक काम करते हैं। यहाँ पर एक और इंजीनियरिंग मार्वल है, टिटिन प्रोटीन। ये इंसानी जिस्म का सबसे लंबा प्रोटीन है, जिसकी लंबाई 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये मसल फाइबर्स को ओवरस्ट्रेच होने से बचाता है और एक मोलेक्युलर स्प्रिंग की तरह काम करता है। मसल को उसकी असल शक्ल में वापस लाने में मदद करता है। इसकी सेल्फ रिपेयर और रेजिलियंस इंसानी इंजीनियर्ड मटेरियल्स के मुकाबले में लाजवाब है। टिटिन एक मोलेक्युलर स्प्रिंग, मतलब हमारे मसल्स में नैनोस्कोपिक लेवल पर शॉक अब्जॉर्बर्स भी हैं। और सेल्फ रिपेयर? हमारे रोबोट्स को तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, मसल्स में सैटेलाइट सेल्स होते हैं जो डैमेज होने पर नए मसल फाइबर्स बना सकते हैं। ये खुद ब खुद अपनी मरम्मत कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन मेड प्रोस्थेटिक्स या रोबोट्स में इस किस्म की इंटीग्रेटेड सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी अभी तक हासिल नहीं की जा सकी है। तो अगर हम पार्ट्स काउंट की बात करें तो एक मसल सेल में कितने प्रोटीन्स होंगे या कितने मोलेक्युलर मशीन्स? एक सिंगल मसल सेल में बिलियंस की तादाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और दूसरे रेगुलेटरी प्रोटीन्स शामिल हैं, हर एक अपने प्रिसाइज लोकेशन पर और प्रिसाइज फंक्शन के साथ। ये एक नैनोस्कोपिक फैक्ट्री है जो हर सेकंड बेशुमार ऑपरेशंस अंजाम देती है। इतने सारे पार्ट्स सब अपनी सही जगह पर सही तरीके से काम करते हुए, इसकी रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी तो एस्ट्रोनॉमिकल होगी। फातिमा, आप सही कह रही हैं। सिर्फ एक्टिन और मायोसिन का सही तरीके से बनना और फिर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना, फिर एटीपी का सही तरीके से आना, कैल्शियम का रिलीज होना, ये सब एक साथ रैंडमली होने का इम्कान करीब करीब ज़ीरो है। नोबेल लॉरिएट जॉर्ज वॉल्ट ने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि ये तकरीबन नामुमकिन है। सुभान अल्लाह, ये तो किसी भी इंसानी इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। हमारे सबसे एडवांस्ड रोबोट्स भी इसके सामने बच्चों के खिलौने लगते हैं। यही असल मकसद है इन निशानियों को देखने का, कि हम सिर्फ कैसे नहीं बल्कि किसने बनाया और क्यों बनाया इस पर गौर करें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए? सूरह अल-गाशिया 88-17। अगर एक ऊँट में इतनी निशानियां हैं तो इंसानी जिस्म जो अशरफुल मखलूक़ात है उसमें कितनी होंगी? ये बात तो बिल्कुल सही है।
हर छोटी से छोटी चीज़ में अल्लाह की कुदरत और हिकमत नज़र आती है। मेरी साइंटिफिक ट्रेनिंग मुझे सिर्फ कैसे पर गौर करना सिखाती थी, लेकिन अब किसने और क्यों के सवाल ज़्यादा गहरे लगते हैं। और यही ईमान की तरफ पहला कदम है कि इल्म की रोशनी में हम अपने खालिक को पहचानें। क्या आप जानती हैं कि हमारी एक उंगली की हरकत में भी कितनी प्रिसिशन होती है? बताइए प्रोफेसर। हमारे मसल्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, जैसे मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये सेंसर्स हैं जो मसल्स की लंबाई, खिंचाव और पोजीशन की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को सेकंड्स के फ्रैक्शन में भेजते हैं। इससे हमारा दिमाग मसल्स को इतनी प्रिसिशन से कंट्रोल करता है कि हम एक नीडल में धागा भी डाल सकते हैं। ये तो एक एडवांस्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। हमारे रोबोट्स में भी हम सेंसर्स लगाते हैं, लेकिन इतनी इंटीग्रेशन और रियल टाइम प्रोसेसिंग अभी तक हासिल नहीं कर पाए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं फातिमा, ये डिज़ाइन है। और हर डिज़ाइन के पीछे एक डिज़ाइनर होता है जिसका इल्म, कुदरत और हिकमत लामहदूद है। सुभान अल्लाह। सच में जितना गहराई में जाते हैं उतनी ही हैरानी बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ उन सवालों की तरफ जो अक्सर लोग उठाते हैं। प्रोफेसर, ये सब सुनकर तो मैं हैरान हूँ, लेकिन कुछ लोग इस सब को एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ये सब अरबों सालों में धीरे धीरे कदम ब कदम बना है। ये एक आम ऑब्जेक्शन है फातिमा, मगर क्या वो इसकी गहराई में जाते हैं? पहला कॉमन आर्ग्यूमेंट यही है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन ने इन सिस्टम्स को बनाया, लेकिन यहाँ इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब? इसका मतलब है कि एक सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर उसका कोई भी ज़रूरी हिस्सा हटा दिया जाए तो वो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म यानी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इसकी बेहतरीन मिसाल है। मायोसिन, एक्टिन, एटीपी, कैल्शियम आयन्स, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये सब एक साथ और सही तरीके से मौजूद होने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ गायब हो तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो अगर ये धीरे धीरे बना होता तो पहले के स्टेजेस में तो ये काम ही नहीं करता, और अगर काम नहीं करता तो नेचुरल सिलेक्शन इसे कैसे सिलेक्ट करता? बिल्कुल सही। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उन चीज़ों को सिलेक्ट करता है जो फंक्शनल हों। आधा बना हुआ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो सर्वाइवल में कोई फ़ायदा नहीं देगा, तो वो कैसे इवॉल्व हो सकता है? इसीलिए इसे इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक साथ ही फंक्शनल होना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जंक डीएनए या कुछ इनएफिशिएंट डिजाइन्स हैं जो इस बात का सबूत है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है बल्कि एवोल्यूशन का नतीजा है। ये भी एक पुराना आर्ग्यूमेंट है जो मॉडर्न साइंस ने काफ़ी हद तक रद्द कर दिया है। जो डीएनए पहले जंक समझा जाता था, अब पता चला है कि वो जीन रेगुलेशन, सेल डिफरेंशिएशन और दूसरे ज़रूरी फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। साइंटिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन के काम से पहले डीएनए को भी सिंपल समझा जाता था। और जहाँ तक इनएफिशिएंसी की बात है, हमारे मसल्स की एफिशिएंसी 20-25% किसी भी इंसानी मशीन से बेहतर है। क्या आपको पता है कि हमारे मसल्स 200,000 से 250,000 N पर मीटर स्क्वायर तक फोर्स जनरेट कर सकते हैं? इतनी ताकत! ये तो हैरत अंगेज है। तो जिन चीजों को हम इनएफिशिएंसी समझते हैं वो असल में हमारी नासमझी हो सकती है। अक्सर ऐसा ही होता है। जब हमारा इल्म कम होता है तो हम अल्लाह की हिकमत को नहीं समझ पाते। साइंस हर दिन नए राज खोल रही है और हर नए राज के साथ जंक या इनएफिशिएंट के आर्ग्यूमेंट्स कमज़ोर पड़ते जाते हैं। ये तो इंसान की अपनी अकल की महदूदियत है ना कि अल्लाह की कुदरत की। तो प्रोफेसर, तीसरा और शायद सबसे मुश्किल आर्ग्यूमेंट यह है कि नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशंस मिलकर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बना सकते हैं अगर उनको काफ़ी वक्त दिया जाए। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस और स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। रैंडम म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ एग्जिस्टिंग वेरिएशन पर काम करते हैं। वो नए इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को नहीं बना सकते। सिर्फ एक फंक्शनल प्रोटीन
मसलन मायोसिन हेवी चेन जो करीब 2000 अमीनो एसिड्स लंबा होता है, उसके रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 1 in 10 to the power 300 से भी कम है। 10 की पावर 300? ये तो यूनिवर्स में एटम्स की तादाद से भी कहीं ज्यादा बड़ी फिगर है। ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक प्रोटीन की बात है, पूरे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म की नहीं, जिसमें कई प्रोटीन्स, आयंस और सेल स्ट्रक्चर शामिल हैं। इस किस्म की स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो, बल्कि वो अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन भी अंजाम दे, ये सिर्फ इंटेलिजेंट डिजाइन से ही आ सकती है, रैंडम चांस से नहीं। तो अगर ये सब रैंडमली होता तो हमारे पास मसल्स होते ही नहीं। ये सब एक साथ एक ही वक्त पर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में बना होगा। बिल्कुल, और यही फाइन ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट है। हर चीज़, हर प्रोटीन, हर आयन कॉन्सेंट्रेशन, हर फिजिकल लॉ, सब कुछ इतनी बारीकी से एडजस्ट किया गया है कि अगर ज़रा सी भी तब्दीली हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता फातिमा, ये एक कदीर, अलीम और हकीम ज़ात का काम है। प्रोफेसर, आपने इन आर्ग्यूमेंट्स को इतनी वजाहत से रिफ्यूट किया है कि अब कोई शक नहीं रहता। साइंटिफिक एविडेंस, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सब किसी बेहतरीन डिज़ाइनर का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इस साइंटिफिक सच को समझ लेती हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद इस खालिक की अजमत की तरफ मुतवज्जे होता है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है। सुभान अल्लाह, मेरे अंदर एक नया दरवाज़ा खुल गया है। फातिमा, अब जब हमने साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी रेफ्यूटेशंस को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि 1400 साल पहले नाजिल होने वाला कुरान इस बारे में क्या कहता है। मैं ये सुनने के लिए बेचैन हूँ प्रोफेसर। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फिर हमने नुत्फ़ा को अलक़ा बनाया, फिर अलक़ा को मुद्ग़ा बनाया, फिर मुद्ग़ा से हड्डियाँ बनाईं, फिर हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर उसे एक दूसरी मखलूक बनाकर खड़ा किया। तो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। सूरह अल-मुमिनून 23-14। सुभान अल्लाह, हड्डियों को गोश्त पहनाया, ये तो बिल्कुल वही है जो हमने अभी मसल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा। हड्डियों पर मसल्स लगते हैं तभी हरकत मुमकिन होती है। बिल्कुल, यहाँ गोश्त के लिए अरबी लफ्ज़ लहम इस्तेमाल हुआ है, जो आमतौर पर फ्लैश या मसल के लिए आता है। और इस आयत में क्रिएशन का जो सीक्वेंस बताया गया है, वो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी से हैरत अंगेज हद तक मिलता है। पहले हड्डियाँ बनती हैं, फिर उन पर मसल्स की ग्रोथ होती है। ये तो किसी भी इंसान के लिए उस वक्त जानना मुमकिन नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यही तो कुरान का मौजिज़ा है फातिमा। ये अल्लाह का इल्म है जो हर चीज़ पर हावी है। एक और आयत देखिए, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फ़ा से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला बन गया। सूरह यासीन 36-77। यहाँ भी इंसान की इब्तिदा पर गौर करने की दावत है, ताकि वो अपनी असल को पहचाने। नुत्फा से लेकर इतने कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम तक हर मरहले पर अल्लाह की कुदरत है। हम अपनी इब्तिदा भूल जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अर्ज़लुल उम्र, बुढ़ापे तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो इल्म के बाद कुछ ना जाने। सूरह अन्नहल, सूरा नहल। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत, हमारी जवानी, हमारे मसल्स की हरकत, ये सब अल्लाह की अता है और एक दिन वो वापस ले ली जाएगी। जब मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। ये एक याद दहानी है कि हमारा जिस्म हमारी मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। जी हाँ, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं, और दीन की समझ में अल्लाह की निशानियों पर गौर करना भी शामिल है। हर मसल फाइबर, हर सार्कोमेयर अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तो ये सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज नहीं बल्कि ईमान का दरवाज़ा है। जितना ज़्यादा हम जानते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ईमान पुख्ता होता है। बिल्कुल, और अल्लाह आयात की बात बार बार करते हैं,
ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं और तुम्हारी अपनी ज़ात में भी। क्या तुम देखते नहीं? हमारे मसल्स, हमारे जिस्म का हर हिस्सा, ये सब आयात हैं जो अपने खालिक की तरफ इशारा कर रही हैं। अब मैं जब भी कोई हरकत करूंगी तो मुझे इन आयात की याद आएगी, ये सोचकर कि मेरे अंदर ट्रिलियंस ऑफ नैनो मशीन्स अल्लाह के हुक्म से काम कर रही हैं। यही हिकमत है फातिमा, कि इल्म सिर्फ डेटा ना रहे, बल्कि वो आपको अल्लाह की पहचान तक ले जाए और इससे आपका ईमान मजबूत हो और आपके आमाल में एहसान आए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और साइंस का ये मेल तो बेमिसाल है। ये दिखाता है कि हकीकत में कोई टकराव नहीं है। हरगिज़ नहीं। साइंस तो बस अल्लाह की बनाई हुई किताब कौन यानी यूनिवर्स को पढ़ने का नाम है, और कुरान उस किताब हिदायत है जो उस कौन के खालिक ने उतारा है। दोनों एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनकी अपनी ज़ातों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि वो कुरान हक है। सूरह फुसिलत 41-53। सुभान अल्लाह, ये आयत तो बिल्कुल वही बात कह रही है जो हमने अभी सीखी है। प्रोफेसर, ये सेशन मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला है। मेरी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब एक गहरे रूहानी सुकून में बदल गई है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये खालिक की अज़मत का एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, यही मकसद था। इल्म जब ईमान से मिलता है तो वो एहसान की तरफ ले जाता है। अब मैं जब भी नमाज पढ़कर रुकू या सुजूद करूंगी तो मुझे हर मसल फाइबर में अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। ये बेजान गोश्त नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक जिंदा मशीन है जो मेरे लिए हरकत कर रही है। यही तो नमाज का असल रूह है, कि हर हरकत में अल्लाह की अज़मत का मुशाहिदा हो। जब आप अपने जिस्म को अल्लाह के सामने झुकाती हैं तो आपके अंदर का हर ज़र्रा उसकी तस्बीह करता है। तो प्रोफेसर, हम पर क्या जिम्मेदारी आती है जब हम इन निशानियों को पहचान लेते हैं? पहली जिम्मेदारी शुक्रगुजारी की है, कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उस नेमत पर जो उसने हमें अता की। दूसरी जिम्मेदारी है इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की, लोगों को अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जा करने की। और तीसरी, अपने जिस्म की हिफाजत करने की, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। मैं इंशाअल्लाह इस इल्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगी और दूसरों तक पहुंचाऊंगी। अपनी रिसर्च में भी मैं अब इस रूहानी पहलू को याद रखूंगी। बहुत खूब फातिमा। जब आप अल्लाह की कुदरत को इन नैनोस्कोपिक मशीनों में देखती हैं तो आपका दिल तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत हो जाता है, कि इतना बेहतरीन, इतना इंटीग्रेटेड, इतना फाइन ट्यून्ड सिस्टम सिर्फ एक ही खालिक का काम हो सकता है। ये जिस्म, ये मसल्स, ये सब कुछ अल्लाह की वहदानियत का सबूत है। इसमें कोई शिर्क नहीं हो सकता, कोई और इसकी तख्लीक नहीं कर सकता। और यही मकसद है इन आयात पर गौर करने का, कि हम अल्लाह को उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात के साथ पहचानें और फिर उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब हम अपने जिस्म की हर हरकत में अल्लाह की कुदरत देखेंगे तो हर लम्हा इबादत बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर। वैयाकी फातिमा, अल्लाह आपके इल्म और ईमान में बरकत दे और हम सबको अपनी निशानियों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हें मौत देगा। और तुम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अर्ज़लुल उम्र, बेहद बुढ़ापे तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो इल्म के बाद कुछ न जाने। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। हर चीज़ का इख्तिताम, हर चीज़ की इब्तिदा उसी के हाथ में है। हम कितने बेबस हैं उसके सामने।